10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो। हम आपके लिए लेके आ गए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। तो आइए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम आते हैं अपने सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। तो हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं, क्या है? खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है। तो क्या है पहला क्वेश्चन? खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है। पहला परीक्षा गुरु, दूसरा ऑप्शन गौरा बादल की कथा, तीसरा नास्कियोत्तोपाख्यान और चौथा इंदुमती। तो खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम, तो ध्यान से देखिए क्या पूछा है। खड़ी बोली हिंदी गद्य की सर्वप्रथम, तो खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है जो है वो है गौरा बादल की कथा। यदि खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना की जगह अगर लेखक पूछता कि खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना के लेखक कौन है, तो आप बताते हैं इसके लेखक हैं जटमल। कौन है? जटमल, जटमल जो गौरा बादल की कथा लिखे हैं। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर, क्या है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता है। तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता पहला ऑप्शन है मुंशी इंसा अल्लाह खां, दूसरा ऑप्शन है सदल मिश्र, तीसरा लल्लू लाल और चौथा सूरदास। तो ये हर साल पेपर में पूछे जाने वाले एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता है मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर, नास्कियोत्तोपाख्यान किसकी रचना है? नास्कियोत्तोपाख्यान किसकी रचना? पहला ऑप्शन है सूरसागर, दूसरा ऑप्शन है लल्लू लाल, तीसरा ऑप्शन है सदल मिश्र और चौथा ऑप्शन है अज्ञेय। हम देखते हैं अपना नास्कियोत्तोपाख्यान, सूरसागर, लल्लू लाल, सदल मिश्र, अज्ञेय। तो नास्कियोत्तोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। किसकी रचना है? सदल मिश्र की। एकांकी सम्राट कहा जाता है। क्वेश्चन को पढ़ो पहले, क्या पूछा है? एकांकी सम्राट कहा जाता है। क्या एकांकी सम्राट कहा जाता है किसको? मोहन राकेश, राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी या निराला? तो एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को। किसको कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को। तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो राम कुमार वर्मा सही होगा। पांचवा प्रश्न है, द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य, दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक किस किस युग में? पहला द्विवेदी युग, द्विवेदी युग और दूसरा छायावादी युग। द्विवेदी युग और छायावादी दोनों युग में जो लेखन कार्य करने वाले लेखक है, लेखक द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युग में लेखन कार्य करने वाले जो लेखक हैं, पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है गुलाब राय और चौथा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें जो हमारा है वो तीसरा ऑप्शन बाबू गुलाब राय सही होगा। अब हम आते हैं अपने छठवें प्रश्न की तरफ। तो आइए अपने छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं हम। हमारा छठवां प्रश्न क्या है? शेखर एक जीवनी के लेखक है। तो शेखर एक जीवनी के लेखक है कौन? राहुल साकृत्यायन, अज्ञेय, हरिकृष्ण प्रेमी या भीष्म साहनी? तो बच्चे जो है वो अधिकतर मार देते हैं राहुल साकृत्यायन, जो कि गलत है। हमारे शेखर एक जीवनी के जो लेखक है वो है अज्ञेय। अब आते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ। कहानी क्या है? कहानी उसने कहा था के लेखक है। ये देखिए बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहानी उसने कहा था के लेखक है कौन? सुदर्शन, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा चंद्रधर शर्मा गुलेरी और चौथा जयप्रकाश भारती। तो देखिए जो बच्चे हैं ना वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे उसने कहा था, धर्मवीर भारती सोच लेते हैं, कोई जयप्रकाश भारती सोच लेता है। तो ऐसी बात नहीं है, चौथा ऑप्शन आपको जयप्रकाश भारती या धर्मवीर भारती में रखा जाएगा, जबकि ये इसका आंसर है ही नहीं। कहानी उसने कहा था कि जो लेखक है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, याद रखिएगा। अब आते हैं अपने आठवें प्रश्न की तरफ। उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास, देखिए जैसा कि यहाँ पे क्या लिखा है, उपन्यास विधा की रचना है। तो बच्चे सोचते हैं कि अरे उपन्यास पूछा है, नीड़ का निर्माण फिर उनको मालूम ही होगा। बाणभट्ट की आत्मकथा, आत्मकथा सुन के बच्चे सोचते हैं ये तो नहीं होगा, आत्मकथा बोल दिया मतलब ये विधा तो होता ही नहीं है। चंद्रगुप्त ये नाटक है, तो क्या हो सकता है? पथ के साथी, सब यही सोचते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उपन्यास विधा की रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा, आत्मकथा से ये मतलब नहीं है कि ये विधा है, ये उनका रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? रचना है। तो आते हैं अपने नवे प्रश्न की तरफ। मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ही एक दूसरे से एकदम मैच कर रहा है, कन्फ्यूजन के लिए दिए गए हैं।
मुंशी सदा सुखलाल की रचना है? पहला ऑप्शन है प्रेम सागर, दूसरा ऑप्शन है सुर सागर, तीसरा है सुख सागर और चौथा है प्रेम माधुरी। तो बच्चे सोचने लगते हैं अरे हम तो याद किए थे सागर, लेकिन कौन सा सागर यही नहीं मालूम। तो क्वेश्चन को याद करने का जो सबसे सरल तरीका है, उनके नाम को जाइए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, मुंशी सदा सुखलाल की रचना है, तो इनके नाम में क्या आ रहा है, सुख। तो मतलब मुंशी सदा सुखलाल में मतलब सुख सागर, ये इनकी रचना होगी। और ये जो तीन है ये भी अलग अलग लेखक की एकदम महत्वपूर्ण रचना है। जैसे ये प्रेम सागर, प्रेम सागर की बात करें तो ये है लल्लू लाल की। किसकी रचना है ये? लल्लू लाल की। ये भी पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए। और सुर सागर, तो ये देखिए जैसे नाम में ही आ रहा है सुर, तो इसका मतलब है ये है सूरदास। किसका है? ये सूरदास की रचना है। किसकी रचना है ये? सूरदास की। ये भी सूरदास की, नाम से देखिए सूरदास, सुर सागर। और ये देखिए प्रेम सागर लल्लू लाल, और सुख सागर मतलब सदा सुख, सुख से सुख सागर, ये इसका याद करने का ट्रिक। और प्रेम माधुरी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ये किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये भी बहुत फेमस रचना है जो हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है। यही वो चार रचनाएं जो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए डाली जाती है, साथ में प्रेम सागर, सुर सागर, सुख सागर, प्रेम माधुरी, कि बच्चा कंफ्यूज हो और गलत डाले। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए उनके नाम को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही रचना लगाएं। यदि सुख लिखा हो तो सुख सागर, सुर लिखा हो तो सुर सागर, और प्रेम सागर लिखा हो तो लल्लू लाल, और यदि प्रेम माधुरी लिखा हो तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अब आते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। तार सप्तक का संपादन कब और किसने किया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल पेपर में पूछे जाते हैं और बच्चों से ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि तार सप्तक का प्रथम संपादन, द्वितीय संपादन, तृतीय संपादन, ऐसे करके पूछे जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किस सन में कौन सा संपादन का हुआ। याद होता है क्वेश्चन, लेकिन क्या है कि भूल जाते हैं। तो हम आपको इस ट्रिक बताते हैं कि आप भूलें ना, और बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो पहले हम जानते हैं कि तार सप्तक का संपादन कब और किसने किया। तो हम जानते हैं कि किसने किया पहले। तो तार सप्तक का जो संपादन है वो अज्ञे जी ने किया। बच्चे तो शॉर्टकट में लिख देते हैं अज्ञे, लेकिन क्या है कि कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि पूरा नाम बताइए, तो बच्चे डर जाते हैं कि अरे पूरा नाम भूल जाते हैं कि क्या होगा। तो अज्ञे का जो पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे का जो पूरा नाम है वो यही है। तो अब आते हैं कि ये कब और कब संपादन इसका हुआ। तो जो है तार सप्तक का प्रथम जो संपादक है वो सन 1943 ईस्वी में किया गया, और दूसरा सब तार सप्तक जो है वो सन 1951 में, और तीसरा जो तार सप्तक है वो सन 1959 में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यदि आपको ये याद ना हो, आपको डर लग रहा है, यदि आपको इस तीनों में से कोई एक भी संपादक का सन याद है पेपर में, एक भी, यदि मान लो यदि आपको पहला याद हो और आपको दूसरा पूछ दिया, आप पहला याद करें क्या था भूल गए, ऐसा कोई बात नहीं है, एक ट्रिक है, कुछ नहीं। यदि आपको पहला याद है ना, तो पहले वाले में 8 जोड़ दीजिए, पहले वाले डिजिट में 8 जोड़ दीजिए। तो 1943 में यदि हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 1951। यदि अब आपको दूसरा याद है, आप तीसरा भूल गए, पहला भूल गए, तो आपको अगर दूसरा याद है लेकिन तीसरा पूछ दिया तो कुछ नहीं, इसमें भी 8 जोड़ दीजिए, देखिए 1959 आ जाएगा। तो याद रखिए, यदि आपको पहला याद हो तो आपको दूसरा भी आसानी से पता चल जाएगा। यदि इसमें 8 जोड़ देंगे तो आपको दूसरा मालूम चल जाएगा, यदि दूसरे में 8 जोड़ देंगे तो आपको तीसरा मालूम चल जाएगा। ये इस क्वेश्चन का ट्रिक है। यदि आपको दूसरा मालूम हो, पहला पूछ दिया, तो कुछ नहीं, इसमें से 8 घटा दीजिए, पहला आ जाएगा। और आपको दूसरा मालूम है, तीसरा पूछ दिया, 8 जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए 8 का ही तो गैप है, ये 1943 में 8 का गैप है, अगर 8 जोड़ेंगे तो 1951 आएगा। अब 1951 में यदि आप 8 जोड़ेंगे तो 1959 आएगा। तो इस क्वेश्चन को याद करने का ये ट्रिक है। तार सप्तक का संपादन पहला 1943, दूसरा 1951 और तीसरा 1959। हाँ, तो जो है कि एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछ देता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला, ये पूछ देता है जैसे बच्चों से कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य कृति के लिए मिला। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार मतलब क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को जो ज्ञानपीठ है वो काव्य कृति के लिए मिला, और कौन सी काव्य कृति पूछ देता है। तो याद रखिएगा, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ये है जो उनकी प्रथम मतलब उनकी रचनाएं हैं जो पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो हम अपने वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए अब आपसे समय समाप्ति की जो है उम्मीद करते हैं। तो हम अब मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में
और बहुत ही और एक सुंदर वीडियो के साथ और अपना बेस्ट देते हुए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम यही बात बोलना चाहेंगे कि पढ़ाई वढ़ाई कीजिए और पेपर बहुत ही पास आ गए हैं आपके, तो मन से पढ़ाई कीजिए और जितना हो सके उतना पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।